जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों रोजाना की राज में फिर से आप लोग के झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि वो जीके कराने वाला है दोस्तों। और ये आप लोग आगामी वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में और झारखंड सचिवालय के एग्जामिनेशन में, झारखंड सहायक शिक्षक के एग्जामिनेशन में, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी झारखंड में एग्जामिनेशन होंगे यहाँ से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% की गारंटी देते दोस्तों आप लोग, यहाँ से प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, बस जितना बताया जाएगा उतना आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए आज की क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? बताइए, कश्मीर में, नेपाल में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो दोस्तों ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। राइट, कहाँ है दोस्तों? गंगटोक में। और दोस्तों सिक्किम के, ठीक है, सिक्किम के ही उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा में स्थित है कंचनजंगा। ठीक है, जो कि दोस्तों विश्व की और तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंचा चोटी तो कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण से संबंध एल निनो क्या है? एक असाधारण तप्त महासागरीय धारा, एक आवर्त तप्त आयु सहंती, एक आवर्त तप्त चक्रवात या फिर एक आवर्त निम्न दाब केंद्र। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बेसिकली क्या हो जाएगा? एक असाधारण तप्त सागरीय धारा, यानी कि दोस्तों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? एल राव ने, या फिर दिनेश जे दस्तूर ने, या फिर विश्वेश्वरैया ने, या फिर वाई के अलग ने? तो दोस्तों ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं दिनेश जे दस्तूर ने किया था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दिनेश हो गए हैं, दिनेश लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? लघु उद्योग की बात कर रहे हैं। ठीक है, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग या फिर हथकरघा उद्योग? तो दोस्तों ये आप लोग को हो जाएगा हथकरघा ये उद्योग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे छोटा उद्योग भी है। ठीक है, जो कि हथकरघा का मतलब होता है यानी कि हाथ से बनाया जाने वाला चीज़। ठीक है, उसी को हथकरघा उद्योग के नाम से जाना जाता है और ये बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए एक तरफ चलवासी जनजाति दिया हुआ है, एक तरफ क्षेत्र, यानी कि कहाँ पे सब पाया जाता है। देखिए यहाँ पे चार दिया हुआ है, यहाँ पे उसका क्या पूछा है? उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित, यानी कौन सा युग्म सही है, कोड भाषा का प्रयोग करके आप लोग को बनाना है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि शान ये आप लोग का कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। देन सेमोइड जो कि साइबेरिया में स्थित है। एंड याकूत की बात करते हैं तो ये लेना द्रोणी में स्थित है। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इसमें कोट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिया, वो आप लोग जो भी सही है उसको उसके हिसाब से आप लोग कोट भाषा का प्रयोग करके ऑप्शन में टिक लगाना है। राइट, तो देखिए इनमें से आप लोगों को सिर्फ चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत है, ये सही बात है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल हो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए शक शासक रुद्रदामन के विषय में कहा गया है वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, है ना, और सर्वप्रथम सबसे लंबे विशुद्ध संस्कृत अभिलेख जारी किया था कौन? तो चंद्रगुप्त ने ही, है ना। नेक्स्ट है, विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विश्व संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर जो आप लोगों को हो जाएगा क्या हो जाएगा? कुजुल कडफिसस। ठीक है,
सॉरी दोस्तों, रुद्रदामन हो जाएगा, रुद्रदामन। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के तहत देशी राज्यों के विलय की नीति को अपनाया। निम्नलिखित राज्यों में से किसका विलय इस सिद्धांत के तहत नहीं किया गया है? किस राज्य, लॉर्ड डलहौजी के तहत किस राज्य का विलय नहीं किया गया है? बाघाट, पीगू, सिक्किम, उदयपुर, नागपुर। बताइए कौन से राज्य का? इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3, यानी कि पीगू और सिक्किम को इसके तहत नहीं किया गया है। बाद बाकी बाघाट हो गया, उदयपुर हो गया, नागपुर हो गया, सबको किया गया है। ठीक है, देखिए पंजाब हो गया, पीगू हो गया, सिक्किम हो गया, ये सबको विजय द्वारा विलय किया गया है, न कि व्यपगत सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, पंजाब, पीगू और सिक्किम को किसके द्वारा विलय किया गया है? तो ये लड़ के, यानी कि विजय के द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, व्यपगत सिद्धांत के द्वारा सतारा आप लोग हो गया, जैतपुर हो गया, संबलपुर हो गया, उदयपुर हो गया, बाघाट हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, ये सब का विलय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित योगों पर विचार कीजिए। देखिए एक तरफ संगठन का नाम दिया हुआ है, आंदोलन का नाम दिया हुआ है, और एक तरफ उसका स्थापना काल का आप लोग को बताना। कौन सा कथन सही होगा वो आप लोग को बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन में देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों 1839 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही बात है। यंग बंगाल आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, ये 1867 में नहीं बल्कि ये 1820 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। कब दोस्तों? 1820 ईस्वी में। परमहंस मंडली की स्थापना की बात करते हैं तो 1849 में हुआ था, यानी कि हम लोग का 2 यहाँ पे सही हुआ, 1, 3। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में किसी में 1, 3 दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1, 3 दिया हुआ, यानी कि यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पुनः अधिकृत किया? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को या फिर कानपुर को? तो दोस्तों ये आप लोग को दिल्ली को किया था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैप्टन नीलकॉन्सन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के बाद 20 सितंबर, देखिए डेट को आप लोग को नोट डाउन कर लीजिएगा, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति किया गया। ठीक है, यानी कि फिर से दिल्ली अंग्रेजों को कब्जा में आ गया। ठीक है, यदि किसके नेतृत्व में? तो कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? देखिए निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम, काशी, खुदसी, मुनीर। तो कौन था दोस्तों? तो ये आप लोग का कलीम था। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइए, भारत का जो संघीय न्यायालय कब इसका स्थापना किया गया था? 1935 में कि 1937 में कि 1946 में कि 1947 ईस्वी में? तो दोस्तों ये 1937 ईस्वी में किया गया था, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग डेट को भी मेंशन कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को किया गया था। और दोस्तों ये 1 अक्टूबर 1937 को भारतीय संघ न्यायालय की स्थापना किया गया था, है ना, जैसा कि आप सभी को बताएं। और दोस्तों ये आप लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। किसके तहत दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है और आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित योगों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए दिया हुआ है, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम, यह अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है। बताइए कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, अनुच्छेद 29, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, शिक्षा संस्थानों की स्थापना, अनुच्छेद 31। तो बताइए इसमें कौन सा रॉन्ग है? बताइए,
देखिए मानव दुर्व्यापार और बलात्संग की बात करते थे, ये आर्टिकल 23 में बात किया गया है, बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक वर्ग हितों की संरक्षण की बात करते थे, ये भी आर्टिकल 29 में किया गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। संवैधानिक उपचारों अधिकार की बात करते थे, ये भी अनुच्छेद 32 में किया गया है, ये भी सही बात है, ठीक है। बाकी ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना की बात करती हैं, आर्टिकल 31 में नहीं किया गया, ठीक है। ये किस में किया गया है, तो ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 30 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से आप लोग के 1 से 2% एकदम 100% देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया आप लोग उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। तो इसका बात करते हैं दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की, जिसका स्थापना 1957 में हुआ था, ठीक है। और ये सबसे पहले राजस्थान में हुआ था इसका स्थापना, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिला है, ठीक है, वहीं पे और सबसे पहले इसका स्थापना हुआ था। कब दोस्तों, 1 अक्टूबर 1957 ईस्वी को। और उसके बाद सेकेंड में हुआ था कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के दायित्व सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार। देखियो इनमें से कौन से कथन सही है, वह जो कथन सही है उसको आप लोग को कोड भाषा के हिसाब से चूज करके आप लोग को आंसर देना है। इसमें दोनों ही कथन सही है, ठीक है। यानी कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का जो कार्यभार है वो सौंपा गया है, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का भी अधिकार है, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ये भी कूट भाषा से आप लोग को करना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य हैं। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं वो आप लोगों को चूज करके बताना है, ठीक है। देखिए पहला कथन दिया हुआ है आप लोगों को, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए तथा 2, बी में दिया है बी और 3, सी में दिया है 1 2 3 और डी में दिया है 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका आंसर की बात करते हैं आप लोग का केवल 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप लोग का राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि दोस्तों जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें आप लोग जान लीजिए, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों दिल्ली, पुडुचेरी, संघ राज्य क्षेत्रों के सहित सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। संसद के दोनों मनोनीत सदस्य निर्वाचन में चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जैसा कि आप सभी को बताएं अभी, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना है। देखिए आप लोग का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से भी आप लोग का 1 से 2 प्रश्न देखने को तो मिल ही जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना है। लोक ऋण की चुनौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋण दान, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा सृजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन, यानी कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा सृजन, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता है? देखिए, पंचवर्षीय योजना से भी एक प्रश्न आप लोग देखने को मिलेगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना। और 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं जिसका कार्यकाल था 1997 से आप लोग का 2002। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इससे भी प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है, अवस्थित है? देहरादून में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। तो दोस्तों ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। और हैदराबाद दोस्तों ये आप लोग का तेलंगाना की राजधानी है ना? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तिथि की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग को 11 मई को मनाया जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक साल को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस आप लोग को 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक दें, ठीक है, ताकि इससे पता चल सके कि आप लोग क्या आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग का इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं आ रहा है ना? उससे आइडिया हो जाएगा और उसके लिए आप लोग और बेटर से बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और आप लोग के लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और अभी तक आप लोग इस चैनल में नहीं होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।